बीते वर्ष अनेक पंथ पर राही एक चला था, अंधकार का वक्ष चीर कर दीपक एक जला था, दैन्य दास्य का पंख दबाकर शतदल कमल खिला था, काल रात्रि को भेद ज्योति का प्रखर पुंज निकला था। पथ पर चलते चलते ही वह राह बन गया, पथ पर चलते चलते ही वह राह बन गया, तिल तिल कर जलते जलते ही दाह बन गया। वह कैसा था भक्त। भारतीय लोकतंत्र के विशाल आकाश में कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिनकी चमक समय के प्रवाह में धूमिल नहीं होती। अटल बिहारी वाजपेयी ऐसा ही एक नाम है, एक ऐसा नाम जिसकी गूंज केवल संसद की दीवारों तक सीमित नहीं रही, बल्कि करोड़ों भारतीयों के दिलों में स्थायी रूप से बस गई। अक्सर उन्हें राजनीति का भीष्म पितामह कहा जाता है, क्योंकि उनका जीवन, उनका आचरण और उनकी विचार शैली उस दुर्लभ परंपरा को दर्शाती है जिसमें राजनीति का अर्थ सत्ता नहीं बल्कि सेवा होती है। अटल जी ने राजनीति का सफर किसी विरासत, किसी वंश या किसी विशेषाधिकार से नहीं, बल्कि अपने व्यक्तित्व और अपनी क्षमता से शुरू किया। उन्होंने धीरे धीरे संघर्षों और उपलब्धियों से भरा वो रास्ता तय किया जो अंततः उन्हें देश के सर्वोच्च पद, प्रधानमंत्री के पद तक ले गया। लेकिन इस यात्रा की सबसे बड़ी विशिष्टता ये थी कि सत्ता में रहने पर भी उनका आचरण विनम्र रहा और विपक्ष में होने पर भी उनका व्यवहार सम्मानपूर्ण। वे भारतीय राजनीति के ऐसे नेता थे जिनमें असहमति और शिष्टाचार दोनों एक साथ जीते थे। कहा जाता है कि वे गलत पार्टी में सही व्यक्ति थे। ये वाक्य उनकी लोकप्रियता का प्रमाण था, क्योंकि वे उस दौर में भी सबके नेता थे, सिर्फ किसी एक दल, वर्ग या समुदाय के नहीं। उनका व्यक्तित्व वैचारिक सीमाओं को लांघकर लोगों के मन से सीधा संवाद करता था। इसलिए उन्हें भारतीय राजनीति का स्वतंत्र शत्रु भी कहा गया, एक ऐसा व्यक्ति जिसे विरोध करना कठिन था और जिसका सम्मान करना सहज। लगभग 50 वर्षों तक उन्होंने भारतीय राजनीति के हर मोड़ को प्रभावित किया। वे 9 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। ये उपलब्धि उन्हें उन कुछ चुनिंदा नेताओं में शामिल करती है जिन्होंने संसद में लगातार 4 दशक से अधिक योगदान दिया। वे देश के पहले ऐसे गैर कांग्रेसी नेता बने जिन्होंने 2 बार प्रधानमंत्री पद संभाला, और उन्हीं के नेतृत्व में पहली बार एक गैर कांग्रेसी सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा किया। ये उस दौर में असंभव सा माना जाता था। प्रधानमंत्री के रूप में उनके निर्णयों ने भारत को एक नए युग की ओर बढ़ाया। परमाणु परीक्षणों के माध्यम से उन्होंने भारत को वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया और ये संदेश दिया कि भारत अपनी सुरक्षा और संप्रभुता को लेकर समझौता नहीं करेगा। कारगिल युद्ध के कठिन समय में भी उनकी शांत, दृढ़ और संतुलित नेतृत्व क्षमता ने पूरे देश को एकजुट रखा। दुनिया ने पहली बार देखा कि एक लोकतांत्रिक देश का प्रधानमंत्री किस तरह धैर्य और कूटनीति से युद्ध के धुएं को नियंत्रित करता है। लेकिन अटल जी की पहचान केवल राजनीति तक सीमित नहीं थी। वे हिंदी साहित्य के ऐसे कवि थे जिनकी कविताओं में संघर्ष की आग भी थी और आशा की रोशनी भी। उनकी वाणी में एक जादू था, ऐसा जादू जो संसद में भी गूंजता था और कवि सम्मेलनों में भी दिलों को छू जाता था। वे शब्दों के ऐसे शिल्पी थे जिनका भाषण सिर्फ राजनीति नहीं, एक कला था, एक ऐसा दुर्लभ संगम जहां भाषा, भाव और विचार मिलकर संगीत बन जाते थे। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि राजनीति विरोध का मंच होता है, दुश्मनी का नहीं। विचारों की लड़ाई होती है, व्यक्तियों की नहीं। और सत्ता का अर्थ अधिकार नहीं, जिम्मेदारी है। अटल जी ने न केवल एक युग जिया, बल्कि एक युग निर्मित भी किया। इसलिए वे केवल एक नेता नहीं, भारतीय लोकतंत्र की एक स्थायी प्रेरणा है। नमस्कार मित्रों, आप इस विशेष प्रस्तुति से जुड़े हैं जहां आज हम भारत के एक ऐसे राजनेता की जीवन गाथा खोलने जा रहे हैं जिनका नाम भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में अत्यंत सम्मान से लिया जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी। ये सिर्फ एक जीवनी नहीं बल्कि उस व्यक्ति का राजनीतिक और मानवीय सफर है जिसने अपने व्यक्तित्व से राजनीति की दिशा बदली, नई मर्यादाएं स्थापित की और नेतृत्व का एक नया मानक खड़ा किया। इस अध्याय में हम आपको वाजपेयी जी के जीवन के वे पहलू दिखाएंगे जिनके बारे में अक्सर कम ही बात होती है। हम देखेंगे कि कैसे एक साधारण पत्रकार के रूप में शुरुआत करने वाला युवक वक्तृत्व की शक्ति, आदर्शों की दृढ़ता और कूटनीति की समझ के दम पर देश का नेतृत्व करने तक पहुंचा। हम उन मोड़ों को समझेंगे जिन्होंने तय किया कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आडवाणी नहीं बल्कि वाजपेयी बैठेंगे। वे फैसले, वे परिस्थितियां और वो स्वीकार्यता जिसने उन्हें राष्ट्रव्यापी नेता बना दिया।
हम आपको उस घटना के पीछे की कहानी भी बताएंगे जब 1989 के चुनाव में पार्टी ने उन्हें लोकसभा का टिकट नहीं दिया। ये निर्णय क्यों लिया गया, किन राजनीतिक गणनाओं और परिस्थितियों ने इस निर्णय को जन्म दिया, और इस पूरी प्रक्रिया ने वाजपेयी जी के राजनीतिक चरित्र को और भी कैसे मजबूत बनाया, ये सब बातों का हम गहराई से विश्लेषण करेंगे। इसके अलावा आप जानेंगे वो ऐतिहासिक क्षण जब उन्होंने विश्व की महाशक्ति अमेरिका को लगभग नजरअंदाज करते हुए भारत में दूसरी बार पोखरण परमाणु परीक्षण करवाने का फैसला लिया। ये निर्णय न सिर्फ भारत की सुरक्षा नीति को नई दिशा देता है, बल्कि दुनिया को भी ये बताता है कि भारत अपनी संप्रभुता के मामले में पूरी तरह स्वतंत्र है। इस निर्णय के पीछे के राजनयिक संवाद, अंतर्राष्ट्रीय दबाव और राजनीतिक जोखिम, हम इन्हें भी विस्तार से समझेंगे। और इतना ही नहीं, इस कार्यक्रम के दौरान हम वाजपेयी जी के जीवन से जुड़े अनेक अनसुने अध्यायों को भी खोलेंगे। उनकी निजी संघर्षों की कहानियां, उनके राजनीतिक सिद्धांत, उनके सहयोगियों के साथ रिश्ते और वो काव्यमयी संवेदनशीलता जिसने उन्हें सिर्फ नेता नहीं बल्कि जननायक बनाया। तो आइए बिना किसी विलंब के हम यात्रा शुरू करते हैं उस व्यक्तित्व की ओर जिसने भारतीय राजनीति को एक नया चरित्र दिया, अटल बिहारी वाजपेयी। सर्दियों की एक शांत सुबह थी, 25 दिसंबर 1924। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में एक साधारण सी हवेली के भीतर एक ऐसा बालक जन्मा जिसने आगे चलकर भारतीय राजनीति की दिशा ही बदल दी। ये बालक था अटल। परिवार में सबसे छोटा होने के कारण सबकी आंखों का तारा और पिता कर्म करने वाले, सिद्धांतों पर टिके कृष्ण बिहारी वाजपेयी, जो पेशे से एक शिक्षक थे। घर का माहौल पुस्तकों, विचारों और अनुशासन से भरा रहता और उसी वातावरण में अटल के भीतर सीखने की एक अनोखी भूख जन्म ले रही थी। अपनी शिक्षा की शुरुआत उन्होंने ग्वालियर के सरस्वती शिशु मंदिर में की। ये वो जगह थी जहां अटल पहली बार मंच पर खड़े हुए, पहली बार कविताएं सुनी और पहली बार शब्दों की शक्ति को महसूस किया। लेकिन किस्मत ने उनके बचपन में भी एक छोटा सा मोड़ रखा था। जब वे लगभग 10 वर्ष के थे, उनके पिता का स्थानांतरण हुआ और अटल को उज्जैन जिले के बरनगर में स्थित एंग्लो वर्नैक्युलर मिडिल स्कूल में नया जीवन आरंभ करना पड़ा। नए साथी, नया माहौल, पर अटल की जिज्ञासा वही रही। वो बच्चा दूसरों की तुलना में शांत था, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वो भविष्य की किसी बड़ी राह को देख रहा हो। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज, जिसे आज लोग लक्ष्मीबाई कॉलेज के नाम से जानते हैं, से BA की डिग्री हासिल की। ये वही दौर था जब देश स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा था। हवा में बदलाव की गूंज थी और युवा अटल भी इस बदलाव को भीतर से महसूस कर रहे थे। शब्द उनके साथी थे और राजनीति उनका। 1945 में वे कानपुर पहुंचे, DAV कॉलेज में राजनीति विज्ञान में MA करने। यहां उनकी सोच और पकी और उनके भीतर का वक्ता आकार लेने लगा। 2 साल बाद 1947 में MA पूरा करने के तुरंत बाद उन्होंने LLB में प्रवेश लिया। लेकिन इसी समय उनके जीवन में एक दिलचस्प अध्याय जुड़ा। उनके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी ने भी उसी समय कानून की पढ़ाई शुरू की। कक्षा में पिता पुत्र साथ बैठते, नोट्स साझा करते और बहस भी करते। ये दृश्य अपने आप में अनोखा था, लेकिन किस्मत ने यहां भी एक मोड़ रखा था। कुछ महीनों बाद उनके पिता ने कानून की राह छोड़ पत्रकारिता का रास्ता चुन लिया। वहीं दूसरी ओर अटल कानून पढ़ते हुए भी शब्दों और विचारों की अपनी दुनिया को संवारते रहे। दुनिया नहीं जानती थी कि ये वही युवक है जो आगे चलकर देश के इतिहास में अमिट स्वर्णिम अध्याय लिखने वाला है। अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि वे केवल राजनीति की दुनिया का नाम नहीं थे। उनके भीतर एक ही समय में कई रूप जीवित थे: विचारक, कवि, संपादक और मंच पर खड़े होकर शब्दों की बिजली सी चमक बिखेर देने वाले वक्ता। लोग कहते हैं कि भाषण देना उनके लिए कोई कला नहीं बल्कि स्वभाव था। शायद इसलिए क्योंकि उनके बचपन के घर में शब्द सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि हवा में भी बहते थे। उनके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी पेशे से शिक्षक थे, लेकिन मन से कवि। हिंदी और ब्रज भाषा में उनकी कविता की एक अलग ही पहचान थी। उसी घर में अटल बड़े हुए, जहां भाषा सिर्फ पढ़ी नहीं जाती थी, बोली भी जाती थी, जी भी जाती थी। जब अटल कॉलेज पहुंचे तब ये भाषा संस्कार और भी निखरने लगा। विक्टोरिया कॉलेज में कदम रखते ही उन्होंने महसूस किया कि शब्दों का संसार ही उनका अपना संसार है। बहस प्रतियोगिताएं शुरू हुईं और अटल जैसे मंच पर आते ही हवा बदल जाती। उनकी आवाज स्थिर, शब्द तीखे नहीं पर गहरे, और तर्क इतने सधे हुए कि सामने वाला चुप रह जाए। जल्द ही वे कॉलेज की शान बन गए, वो छात्र जिसका नाम आते ही प्रतियोगिता का स्तर खुद ब खुद ऊपर उठ जाता। लेकिन अटल केवल वक्ता नहीं बने, बल्कि उनकी जिंदगी में राजनीति की चिंगारी भी इन्हीं दिनों से लगने लगी। देश स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा था, युवाओं में उत्साह था और अटल भी इस हलचल से अछूते नहीं थे। छात्र राजनीति में उन्होंने संगठन मंत्री के रूप में काम किया, फिर कॉलेज के उपाध्यक्ष बने। नेतृत्व उनकी रगों में था, शांत पर दृढ़।
उनकी सक्रियता की शुरुआत आर्य कुमार सभा से हुई। ये संगठन आर्य समाज आंदोलन की युवा शाखा था और ग्वालियर में युवाओं को नए विचार देता था। इसी सभा में अटल की संगठन क्षमता चमकी और 1944 में वे इसके महासचिव के रूप में चुने गए। ये पद सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं था, बल्कि अटल के भीतर के नेता को पहचानने वाली पहली सीढ़ी भी था। उन दिनों शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये युवा जो कॉलेज के मंच से अपनी आवाज उठाता है और युवाओं के बीच बैठकर योजनाएं बनाता है, आगे चलकर देश का प्रधानमंत्री बनेगा। पर इतिहास अक्सर अपनी महान यात्राएं इसी तरह शुरू करता है, चुपचाप, बिना शोर के, मगर दृढ़ कदमों के साथ। विक्टोरिया कॉलेज के दिनों में अटल जी जिस मंच पर अपना कौशल निखार रहे थे, उसी समय उनके भीतर एक और धारा बह रही थी, राष्ट्रभक्ति की धारा। उनके परिवार में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रति आदर और जुड़ाव पहले से था, इसलिए अटल के लिए ये कोई नया संसार नहीं था। बचपन से परिवार में जो विचारधारा सुनी थी, वही किशोरावस्था में उनके जीवन का मार्गदर्शन बनने लगी। 1939 में जब वे अभी छात्र ही थे, अटल ने औपचारिक रूप से संघ में प्रवेश किया। ये वो उम्र थी जब अधिकांश किशोर अपने भविष्य को लेकर उलझे रहते थे, लेकिन अटल के मन में एक विचित्र स्पष्टता थी, राष्ट्र के लिए कुछ करने का आग्रह। संघ की शाखाओं में उनकी नियमित उपस्थिति ने अनुशासन, सेवा और संगठन की जो शिक्षा दी, वही उनके व्यक्तित्व की नींव बन गई। कुछ ही समय बाद उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति आए, बाबा साहेब आप्टे। आप्टे जी की सादगी, कर्तव्यनिष्ठा और राष्ट्र प्रेम ने अटल के मन पर गहरा प्रभाव छोड़ा। 1940 से 1944 के बीच अटल लगातार संघ के अधिकारी प्रशिक्षण शिविरों में हिस्सा लेते रहे। इन शिविरों में बीता समय केवल प्रशिक्षण नहीं था, बल्कि उनके भीतर के नेता को आकार देने का मौन अभ्यास था। धीरे धीरे संघ की गतिविधियां उनके दैनिक जीवन का हिस्सा बनती गईं। लंबी यात्राएं, कठिन अनुशासन, बैठकें, युवाओं को संगठित करना, ये सब उनकी सोच और जीवन शैली को गढ़ रहा था। 1947 का वर्ष आया, भारत आजाद हुआ, लेकिन साथ ही विभाजन का घाव भी मिला। देश जल रहा था और दंगों की आग में लाखों परिवार बिखर रहे थे। उस समय अटल कानपुर में कानून की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन विभाजन की त्रासदी और संघ की बढ़ती जिम्मेदारियों ने उन्हें एक निर्णायक मोड़ तक पहुंचा दिया। उन्होंने अपनी LLB की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। ये कोई आसान निर्णय नहीं था, पर इतिहास अक्सर बड़े फैसले उन्हीं के हाथों लिखवाता है जो अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के ऊपर कर्तव्य को रखते हैं। उसी वर्ष अटल ने स्वयं को पूर्णतः RSS को समर्पित कर दिया। वे प्रचारक बन गए, एक ऐसा जीवन जहां निजी सुविधाएं नहीं, केवल राष्ट्र सेवा और संगठन निर्माण प्राथमिकता होती है। कानपुर और आसपास के क्षेत्रों में उनकी सक्रियता और संगठनात्मक कौशल ने उन्हें जल्द ही पहचान दिलाई। लेकिन अटल का मन केवल संगठन चलाने में नहीं, विचारों को शब्दों में ढालने में भी रमता था। इसीलिए जब उन्हें पत्रकारिता का अवसर मिला तो उन्होंने उसे अपनाने में देर नहीं की। जल्द ही वे पंडित दीनदयाल उपाध्याय के मार्गदर्शन में राष्ट्र धर्म, पांचजन्य और अन्य प्रकाशनों से जुड़ गए। ये पत्रकारिता उनके व्यक्तित्व का तीसरा आयाम थी, जहां वे विचारों को कागज पर उतारते और समाज की धड़कनों को आवाज देते। यहीं से अटल का राजनैतिक और बौद्धिक सफर एक नई दिशा में मुड़ने लगा। RSS में बिताए वर्षों ने अटल जी के भीतर नेतृत्व की जो लौ जगाई थी, वो अब धीरे धीरे एक स्पष्ट दिशा चाहने लगी थी। पत्रकारिता ने उन्हें समाज की धड़कन सुनना सिखाया, लेकिन उनके भीतर का जनसेवक केवल शब्दों से संतुष्ट नहीं था। उन्हें लगा कि अब विचारों को केवल लेखों में नहीं, बल्कि नीतियों और निर्णयों में बदलने का समय आ चुका है। इसी मोड़ पर वर्ष 1951 उनके जीवन में अत्यंत निर्णायक साबित हुआ। ये वो समय था जब भारत नई राह तलाश रहा था। स्वतंत्रता पाने के बाद देश को एक मजबूत, विचारशील और विविध वैचारिक आवाज़ों की आवश्यकता थी। इसी परिस्थितियों में RSS ने पहली बार ये विचार किया कि राष्ट्र निर्माण के प्रयासों को केवल सामाजिक स्तर पर ही नहीं, राजनैतिक क्षेत्र में भी आगे बढ़ाया जाना चाहिए। और इसी सोच से एक नए राजनैतिक मंच, भारतीय जनसंघ की नींव पड़ी। दिल्ली में 21 अक्टूबर 1951 को इस नए संगठन का जन्म हुआ। इसके सूत्रधार थे 3 व्यक्तित्व, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और प्रोफेसर बलराज मधौक। डॉक्टर मुखर्जी ने हाल ही में हिंदू महासभा से दूरी बना ली थी और वे ऐसी राजनैतिक शक्ति की खोज में थे जो राष्ट्रहित को सर्वोच्च रखे। RSS और मुखर्जी की सोच एक बिंदु पर आकर मिलती थी और इसी साझेदारी से जनसंघ की शुरुआत हुई।
अटल बिहारी वाजपेयी के लिए ये क्षण उनके राजनीतिक जीवन का पहला औपचारिक अध्याय था। पत्रकारिता छोड़कर जब वे जनसंघ में शामिल हुए तो संगठन के वरिष्ठ नेताओं ने उनकी प्रतिभा को तुरंत पहचान लिया। उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया गया, एक बड़ी जिम्मेदारी जिसे अटल ने पूरी निष्ठा से स्वीकार किया। अटल के भीतर राजनीतिक गुण पहले से थे, वक्तृत्व की क्षमता, संगठन की समझ और विभिन्न विचारों को सुनने समझने की कला। लेकिन राजनीति की असली शिक्षा उन्हें दो महापुरुषों से मिली, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय। डॉक्टर मुखर्जी की दृढ़ता, स्पष्टवादिता और राष्ट्रहित के प्रति प्रतिबद्ध दृष्टि ने अटल पर गहरा प्रभाव छोड़ा। वहीं दीनदयाल उपाध्याय की सरलता, विनम्रता और एकात्म मानववाद की अवधारणा ने अटल को राजनीति का मानवीय पक्ष समझाया। अटल अक्सर कहते थे कि राजनीति उनके लिए केवल सत्ता का मार्ग नहीं बल्कि सेवा का माध्यम थी, और ये सोच उन्हें मुखर्जी और उपाध्याय से ही मिली थी। यहीं से धीरे धीरे वो यात्रा शुरू हुई जो आगे चलकर पूरे देश का नाम सम्मान से लेगा। भारतीय लोकतंत्र ने 1952 में अपना पहला आम चुनाव देखा। देश के लिए ये एक उत्सव जैसा था, नई उम्मीदें, नया संविधान और नई राजनीति की शुरुआत। लेकिन ये वो चुनाव था जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी केवल दर्शक बनकर रह गए। जनसंघ अभी अभी जन्मा था, संगठन छोटा था और अटल भविष्य के बड़े नेता होने के बावजूद उस समय मैदान में उतरने का अवसर नहीं पा सके। किंतु इतिहास हमेशा किसी को हमेशा के लिए किनारे नहीं रखता। 1957 में जब दूसरा आम चुनाव आया तो जनसंघ ने पहली बार ये तय किया कि अटल को बड़े स्तर पर अवसर दिया जाए। इस चुनाव ने वाजपेयी की राजनीतिक पहचान को एक नया रूप दिया। उन्हें एक नहीं, पूरे तीन लोकसभा सीटों से टिकट मिला। ये उस समय असाधारण बात थी, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा उम्मीदवार हुआ हो जिसे पहली ही कोशिश में 3 अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने योग्य माना गया हो। लखनऊ में उन्हें हार का सामना करना पड़ा और मथुरा में तो स्थिति ऐसी बनी कि जमानत भी नहीं बची। लेकिन बलरामपुर में जनता ने उनके शब्दों की ईमानदारी और व्यक्तित्व की सादगी को पहचाना। वहां से वे विजयी होकर पहली बार लोकसभा पहुंचे। ये जीत भले ही 3 में से एक थी, लेकिन वो एक जीत उनके आगे के पूरे राजनीतिक सफर की नींव बन गई। हालांकि राजनीति में रास्ता कभी सीधा नहीं होता। 1962 का चुनाव आया और अटल ने लखनऊ से फिर कोशिश की, पर एक बार फिर हार मिली। लेकिन अटल जैसे लोग हार से टूटते नहीं, वे उससे सीखते हैं। शायद इसी वजह से इस हार के बाद भी वे संसद से दूर नहीं हुए। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए चुने गए और उनकी आवाज ने जल्द ही ऊंचे सदनों में भी अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी। 1967 में उन्होंने फिर चुनाव लड़ा, पर नतीजा पहले जैसा ही रहा, हार। लेकिन इस बार परिस्थितियां बदलीं। संगठन में सभी जानते थे कि अटल में केवल चुनाव लड़ने की क्षमता नहीं बल्कि पार्टी को दिशा देने की शक्ति भी है। इसी विश्वास के चलते 1968 में उन्हें भारतीय जनसंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। ये वो दौर था जब जनसंघ लगातार विस्तार कर रहा था और तीसरी पीढ़ी के नेतृत्व टीम तैयार हो रही थी। बलराज मधोक, नानाजी देशमुख और युवा लालकृष्ण आडवाणी जैसे नेता संगठन में सक्रिय थे। इन महत्वपूर्ण साथियों के बीच अटल वाजपेयी की भूमिका एक सूत्रधार की तरह थी, विचारों को जोड़ने वाली, मतभेदों को संतुलित करने वाली और पार्टी को राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाली। शायद उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि ये वही व्यक्ति है जो आने वाले वर्षों में न केवल विपक्ष की आवाज बनेगा बल्कि एक दिन प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचकर भारत का इतिहास बदल देगा। 1971 के 5वें लोकसभा चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी अपने गृह जिले ग्वालियर लौटे। ये चुनाव उनके राजनीतिक जीवन का एक अहम मोड़ साबित हुआ। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार गौतम शर्मा को लगभग 70,000 वोटों के विशाल अंतर से मात दी। ये जीत सिर्फ आंकड़ों की जीत नहीं थी, ये एक ऐसा संदेश था कि देश में एक नई राजनीतिक आवाज उभर रही है जो स्पष्ट, संयमित और नैतिक शक्ति से भरपूर थी। लेकिन जीत के कुछ वर्षों बाद ही देश पर एक ऐसा दौर आया जिसे भारतीय लोकतंत्र की सबसे अंधेरी रात कहा जाता है। 25 जून 1975 को आधी रात में अचानक आपातकाल लागू कर दिया गया। घोषणा होते ही विपक्षी दलों के सभी प्रमुख नेता गिरफ्तार कर लिए गए। अटल भी उन नेताओं में शामिल थे। अगले 18 महीनों तक उन्होंने जेल की कठोर जिंदगी झेली। कठिन कैद के दिनों में भी उनका मन नहीं टूटा। उनकी कलम लगातार बोलती रही, कविता के रूप में, व्यंग्य के रूप में और प्रतिरोध के रूप में। उसी दौरान उन्होंने अपनी एक कविता में उस समय की स्थिति पर टिप्पणी की, कैसे अनुशासन के नाम पर पूरे देश को अनुशासनहीनता और दमन की तरफ धकेला जा रहा था।
कैसे अपनी ही धरती पर श्रद्धा जताना भी अपराध बन गया था। उनकी कविताएं उस दौर का मौन प्रतिरोध बन गई। 1977 में जब आपातकाल समाप्त हुआ तो देश में एक नई राजनीतिक ऊर्जा दिखाई देने लगी। अलग अलग विचारधाराओं वाली पार्टियां, जनमोर्चा, भारतीय लोकदल, समाजवादी समूह और जनसंघ सब एक साथ आए। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जनता पार्टी का गठन हुआ। ये पहली बार था जब कांग्रेस के खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट होकर खड़ा हुआ था। इस नई शक्ति में अटल, आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर और जानेश्वर मिश्र जैसे बड़े चेहरे थे। आपातकाल के बाद हुए चुनावों में अटल ने नई दिल्ली सीट से उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरने का फैसला किया। जनता का समर्थन इतना व्यापक था कि उन्हें कुल 70% वोट मिले, जबकि कांग्रेस के शशि भूषण सिर्फ 27% पर सिमट गए। जनता पार्टी को बहुमत मिला और आजादी के बाद पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने अटल के सामने 2 मंत्रालयों का विकल्प रखा, रक्षा मंत्रालय या विदेश मंत्रालय। अटल ने बिना हिचक विदेश मंत्रालय चुना। उनका मानना था कि भारत की छवि और सम्मान को विश्व मंच पर नए सिरे से स्थापित करना जरूरी है। विदेश मंत्री बनते ही उन्होंने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। 1977 में संयुक्त राष्ट्र महासभा को हिंदी में संबोधित किया। ये विश्व इतिहास में पहली बार था जब किसी देश के प्रतिनिधि ने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण दिया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भारत में परिवार की अवधारणा केवल घर तक सीमित नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को एक परिवार मानने की प्राचीन विचारधारा है। अटल के इस कदम ने न सिर्फ भारतीय सांस्कृतिक पहचान को नई ऊंचाई दी, बल्कि हिंदी भाषा को भी वैश्विक मान्यता दिलाई। दुनिया ने भारत की आवाज को उसकी अपनी भाषा में सुना और ये क्षण इतिहास के पन्नों में दर्ज। आपातकाल हटने के बाद देश में कांग्रेस के खिलाफ जो तीव्र लहर उठी थी, उसी के बल पर जनता पार्टी की सरकार बनी। लेकिन ये सरकार बहुत लंबे समय तक स्थिर नहीं रह सकी। आंतरिक मतभेद, विचारधारात्मक संघर्ष और नेतृत्व की खींचतान से ये गठबंधन धीरे धीरे कमजोर होता गया। जुलाई 1979 तक आते आते हालात इतने बिगड़ गए कि सरकार गिर गई और देश को दोबारा मध्यावधि चुनाव का सामना करना पड़ा। 1980 के चुनाव में कांग्रेस अभूतपूर्व बहुमत के साथ सत्ता में लौट आई और इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री बनी। उसी चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी नई दिल्ली सीट से विजयी हुए। लेकिन चुनावी परिदृश्य के पीछे एक और बड़ा राजनीतिक संघर्ष चल रहा था, जनता पार्टी के भीतर आरएसएस की दोहरी सदस्यता को लेकर। कुछ समाजवादी नेता इस मुद्दे से सहज नहीं थे। अंततः 4 अप्रैल 1980 को जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने निर्णय लिया कि आरएसएस से जुड़े लोग पार्टी में नहीं रह सकते। ये निर्णय अटल और उनके साथियों के लिए अस्वीकार्य था। प्रतिक्रिया स्वरूप उन्होंने 6 अप्रैल 1980 को एक नए राजनीतिक संगठन की स्थापना की घोषणा की, भारतीय जनता पार्टी। यही वो क्षण था जब आधुनिक भारतीय राजनीति के एक बड़े अध्याय की शुरुआत हुई। अटल इसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और 1980 से 1986 तक उन्होंने पार्टी को दिशा दी। फिर 1984 का समय आया। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश सदमे में था और कांग्रेस एक बार फिर भारी बहुमत से लौटी। उस चुनाव में बीजेपी केवल 2 सीटों पर सिमट गई। स्वयं अटल को ग्वालियर में हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस ने रणनीतिक तौर पर माधवराव सिंधिया को गुना से हटाकर ग्वालियर भेजा और लगभग 2.5 लाख मतों के अंतर से अटल चुनाव हार गए। इसके बावजूद राजनीति से उनका संबंध टूटने वाला नहीं था। 1986 में वे मध्य प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य बनकर फिर संसद में पहुंचे। 1984 की भारी पराजय के बाद भी अटल ने पार्टी को संभालने और खड़ा करने की जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाई। उसका परिणाम 1989 के लोकसभा चुनाव में दिखा, जब बीजेपी 85 सीटों तक पहुंच गई। ये उसके लिए एक बड़ा कदम था। उस समय अटल को लोकसभा का टिकट नहीं दिया गया क्योंकि वे राज्यसभा में थे और पार्टी को डर था कि सीटों का नुकसान न हो जाए। चुनाव में कोई भी दल स्पष्ट बहुमत हासिल न कर पाया। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थी। वीपी सिंह बीजेपी और वाम दल के बाहर से समर्थन के साथ प्रधानमंत्री बने। हालांकि उनकी सरकार भी केवल 16 महीने ही चल सकी। 1991 के चुनाव में बीजेपी 120 सीटें लेकर और मजबूत होकर सामने आई। अटल इस बार 2 जगहों विदिशा और लखनऊ से चुनाव लड़े और दोनों जगह विजयी रहे। नियम के अनुसार उन्हें 1 सीट छोड़नी थी, इसलिए विदिशा से इस्तीफा देकर लखनऊ को अपना राजनीतिक कार्यक्षेत्र बना लिया। इसका परिणाम ये हुआ कि आगे आने वाले वर्षों में लखनऊ उनकी राजनीतिक पहचान का केंद्र बन गया।
1996 के चुनावों में बीजेपी 161 सीटों तक पहुंच गई। उस समय हवाला प्रकरण में लाल कृष्ण आडवाणी का नाम आने से उन्होंने गांधीनगर से चुनाव लड़ने से स्वयं इनकार कर दिया, जिसके बाद अटल ने न केवल लखनऊ बल्कि गांधीनगर से भी जीत दर्ज की। लखनऊ को उन्होंने अपना स्थायी संसदीय आधार बनाए रखा और 1998, 1999 और 2004 तीनों चुनावों में वहां से विजयी रहे। 1996 का साल भारतीय राजनीति में एक नए मोड़ की तरह था। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने पर यह साफ हो गया कि बीजेपी 161 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इतनी बड़ी सफलता पार्टी के लिए पहली बार थी। स्वाभाविक रूप से राष्ट्रपति ने सरकार बनाने का न्योता बीजेपी को दिया और अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। लेकिन बिना पर्याप्त संख्या बल के गठबंधन तैयार करना आसान नहीं था। कई क्षेत्रीय दल अटल की लोकप्रियता और उनकी सुलझी हुई छवि का सम्मान करते हुए भी औपचारिक रूप से समर्थन देने को तैयार नहीं हुए। परिणाम ये हुआ कि केवल 13 दिनों बाद अटल को संसद में अपना बहुमत सिद्ध किए बिना ही इस्तीफा देना पड़ा। भारतीय लोकतंत्र में ये एक अनोखा अध्याय था। देश ने ऐसा प्रधानमंत्री देखा जिसने सत्ता की कुर्सी छोड़ने के लिए भी उतनी ही विनम्रता और गरिमा दिखाई जितनी वो सत्ता संभालते वक्त दिखाते थे। इस बीच बीजेपी देश के बड़े राज्यों में अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी। कर्नाटक में 1994 और गुजरात व महाराष्ट्र में 1995 की जीत ने पार्टी के भीतर आत्मविश्वास पैदा कर दिया था। ऐसे में लाल कृष्ण आडवाणी, जो राम मंदिर आंदोलन के कारण हिंदुत्व की केंद्रीय छवि बन चुके थे, ये समझ रहे थे कि राष्ट्रीय राजनीति में स्थायी जगह बनाने के लिए पार्टी को एक ऐसा चेहरा चाहिए जिसे क्षेत्रीय दल स्वीकार कर सकें। अटल की सौम्य और सर्वसमावेशी छवि इस भूमिका के लिए बिल्कुल उपयुक्त थी। इसलिए आडवाणी ने बिना किसी हिचकिचाहट के अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित किया। एक ऐसा निर्णय जिसने भारत की राजनीति की दिशा बदल दी। 1998 में बीजेपी और उसके सहयोगियों ने मिलकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए बनाया। चुनावों में जनता ने इस गठबंधन को स्पष्ट जनादेश दिया और अटल देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन अस्थायी समर्थन के कारण सरकार 13 महीने ही चल सकी। इसके बाद 1999 के चुनाव हुए और इस बार एनडीए को बहुत मजबूत बहुमत मिला। अटल ने अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत की और ये कार्यकाल 2004 तक पूरा चला। इन्हीं वर्षों को आधुनिक भारत के निर्णायक वर्षों के रूप में याद किया जाता है। सबसे बड़ा साहसिक कदम था पोखरण 2, मई 1998। अमेरिका समेत कई देशों ने भारत को चेतावनी दी थी, आर्थिक प्रतिबंधों की धमकियां दी थीं, लेकिन अटल ने राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए 5 परमाणु परीक्षण कराए। भारत ने दुनिया को संदेश दिया कि वो अपनी सुरक्षा और वैज्ञानिक क्षमता के मामले में किसी भी राष्ट्र से पीछे नहीं है। विश्व राजनीति की धुरी इस निर्णय के बाद बदलने लगी। फिर आया 1999 का कारगिल युद्ध। पाकिस्तान की घुसपैठ, ऊंचे पहाड़ी मोर्चों पर कठिन लड़ाई और अंत में भारतीय सेना की गौरवशाली विजय। अटल इस संकट के दौरान बहुत दृढ़ता और संयम के साथ देश के नेतृत्व में खड़े रहे। उन्होंने दुनिया के मंच पर पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब किया और सेना को हर संभव समर्थन दिया। युद्ध समाप्त होने के बाद भी उन्होंने शांति की कोशिशें नहीं छोड़ी। पीओके तक बस यात्रा की शुरुआत इसी सोच का परिणाम थी। ये एक ऐसा कदम था जिसे दुनिया ने साहस और दूरदर्शिता के मिश्रण के रूप में देखा। अटल सरकार के दौरान देश में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे का विकास शुरू हुआ। गोल्डन क्वाड्रिलैटरल जैसी महत्वाकांक्षी सड़क परियोजना ने भारत के शहरों को आधुनिक नेटवर्क से जोड़ना शुरू किया। आईआईटीज और आईआईएम्स का विस्तार, नई तकनीकी संस्थानों की स्थापना और आईटी सेक्टर को मिले प्रोत्साहन ने भारत को वैश्विक टेक्नोलॉजी केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ाया। इसी दौर में देश ने पहला इंटरनेट बूम देखा। युवा पीढ़ी के लिए नए अवसरों के दरवाजे खुले। अर्थव्यवस्था में भी सुधारों का दौर जारी रहा। विवेकपूर्ण नीतियां, विदेशी निवेश के लिए अनुकूल माहौल और आधुनिक उद्योगों को बढ़ावा। ये वो दौर था जब भारत वैश्विक आर्थिक मानचित्र पर अपनी अलग पहचान बनाने लगा। अटल का शासनकाल सिर्फ उपलब्धियों का समय नहीं था, बल्कि भारत के आत्मविश्वास की नई परिभाषा का समय था। एक ऐसा काल जिसमें सुरक्षा, विकास, विज्ञान, तकनीक और वैश्विक सम्मान सब एक साथ आगे बढ़ते दिखाई दिए। उनकी शैली ऐसी थी कि वे राजनीति के संघर्षों को भी कविता की तरह सहज और मानवीय बना देते थे। 2005 की सर्दियां धीरे धीरे दिल्ली पर उतर रही थीं और उसी दौरान अटल बिहारी वाजपेयी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने भारतीय राजनीति के एक बड़े अध्याय को शांतिपूर्वक विराम दे दिया।
दिसंबर 2005 में मुंबई के शिवाजी पार्क में आयोजित भाजपा की रजत जयंती रैली में उन्होंने घोषणा की कि अब वे सक्रिय राजनीति से संन्यास ले रहे हैं और आने वाले चुनावों में हिस्सा नहीं लेंगे। अपने चिरपरिचित विनोदपूर्ण अंदाज में उन्होंने कहा कि आगे चलकर पार्टी की मशाल लालकृष्ण आडवाणी और प्रमोद महाजन के हाथों में होगी, और इन दोनों को उन्होंने राम और लक्ष्मण की संज्ञा देकर ये इशारा कर दिया कि वे अब पृष्ठभूमि से पार्टी को अपनी आशीर्वादी छाया मात्र देंगे। राजनीति के उस महानायक से उम्मीदें इतनी थीं कि 2007 में तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी ने उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए प्रस्तावित किया, लेकिन वाजपेयी ने ये सम्मान भी सहज मुस्कान के साथ ठुकरा दिया। उन्हें सत्ता या पद की नहीं बल्कि कर्तव्य निभाने की आदत थी, और उस कर्तव्य को वो पहले ही पूरा कर चुके थे। उनकी पहचान इतनी विराट थी कि एक बार राज्यसभा में भाषण देते हुए पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उन्हें भारतीय राजनीति का भीष्म पितामह कहा। महाभारत के उस चरित्र का संदर्भ जिसे युद्ध के दोनों ओर खड़े योद्धा समान सम्मान से देखते थे। अटल भी ऐसे ही थे। पार्टी चाहे जो हो, विचारधारा कोई भी हो, सम्मान सभी देते थे। लेकिन जीवन के अंतिम वर्षों में उनका स्वास्थ्य एक कठिन मोड़ पर आ गया। फरवरी 2009 में अचानक सीने में संक्रमण और तेज बुखार के कारण उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया। कुछ समय के लिए हालत गंभीर हुई, वेंटिलेटर पर भी रखा गया, लेकिन वो संकट गुजर गया और वे घर लौट आए। हालांकि इस बीमारी ने उनके स्वास्थ्य को स्थायी रूप से कमजोर कर दिया। 2009 के आम चुनाव में वे प्रचार भी नहीं कर पाए। तब उन्होंने मतदाताओं के लिए एक मार्मिक पत्र लिखा, जिसमें केवल एक ही निवेदन था: भाजपा को सशक्त बनाइए। इसी चुनाव में उनके करीबी सहयोगी लालजी टंडन ने लखनऊ सीट पर जीत दर्ज की और माना गया कि ये जीत अटल की लोकप्रियता का असर था। व्यक्तिगत जीवन में अटल हमेशा अविवाहित रहे, पर वे कभी अकेले नहीं थे। उनकी सबसे करीबी मित्र रहीं राजकुमारी कौल, उनके पति BN कौल और उनकी पुत्री नमिता। इन तीनों ने उनके जीवन में परिवार का स्थान भरा। नमिता को उन्होंने गोद लिया और बेटी की तरह पाला। यही दत्तक परिवार उनके अंतिम दिनों तक उनके साथ रहा। अटल का व्यक्तित्व बहुत सहज, मानवीय और बिल्कुल अलग था। पारंपरिक ब्राह्मण रीति रिवाजों से हटकर वे विस्की का स्वाद भी लेते थे और गैर शाकाहारी भोजन भी पसंद करते थे। लेकिन अगर कोई चीज उन्हें सबसे ज्यादा परिभाषित करती थी तो वो थी उनकी कविता। उनका साहित्यिक व्यक्तित्व उतना ही गहरा था जितना उनका राजनैतिक कद। आपातकाल के दौरान लिखी गई कविताएं, कैदी कविराज की कुंडलियां, अमर आग है, आज भी प्रतिरोध और आत्मविश्वास की मिसाल मानी जाती है। उन्होंने लिखा था, मेरी कविता युद्ध की घोषणा है, हार की प्रस्तावना नहीं। ये पराजित सैनिक का विलाप नहीं, बल्कि रणभूमि में डटे योद्धा की विजय इच्छा है। समय आगे बढ़ता गया और बीमारी ने धीरे धीरे उनके शरीर को थका दिया। 2009 में आए स्ट्रोक ने उनकी वाणी को लगभग मौन कर दिया। मनोभ्रंश की समस्या बढ़ी, मधुमेह ने शरीर को कमजोर किया। वे व्हीलचेयर पर निर्भर हो गए और सार्वजनिक जीवन लगभग समाप्त हो गया। राजनीति के मंच पर जो आवाज दशकों तक गरजती रही थी, वो अब घर की दीवारों की शांति में खो गई थी। वे कभी कभार केवल एम्स में नियमित जांचों के लिए बाहर निकलते, बाकी समय मौन में बीतता। फिर जून 2018 में स्वास्थ्य अचानक बहुत खराब हो गया। गुर्दे में संक्रमण के कारण उन्हें फिर एम्स में भर्ती करना पड़ा। डॉक्टरों की पूरी कोशिशों के बावजूद उनका शरीर साथ छोड़ता जा रहा था। अंततः 16 अगस्त 2018 की शाम 5:05 पर अटल बिहारी वाजपेयी ने अंतिम सांस ली। 93 वर्ष का ये महान जीवन शांत हो गया। देश स्तब्ध था। एक ऐसा नेता चला गया जिसे केवल समर्थक ही नहीं, विरोधी भी आदर देते थे। सरकार ने 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की। राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहा। ये सिर्फ एक राजनेता की विदाई नहीं थी, ये भारतीय लोकतंत्र के सबसे उजले अध्यायों में से एक का समापन था। दोस्तों, अटल जी के जीवन का ये प्रसंग हमें एक गहरी सीख देकर जाता है कि इंसान का रास्ता कभी परिस्थितियां तय नहीं करती, बल्कि उसका अपना संकल्प, उसका धैर्य और उसके भीतर की वो शांत लेकिन दृढ़ जिद ही उसे मंजिल तक ले जाती है। जो लोग अपने लक्ष्य के प्रति सच्चे रहते हैं, समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, एक दिन वही लोग इतिहास लिखते हैं। अटल जी की कहानी हमें याद दिलाती है कि संघर्ष कोई रुकावट नहीं, बल्कि चरित्र को तराशने वाली वो भट्टी है जिसमें से निकलकर इंसान और भी चमकदार बनता है। अगर आपको इस पूरी यात्रा का कोई हिस्सा खास लगा, कोई विचार दिल को छू गया, तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए।
आपकी राय न सिर्फ हमें प्रेरित करती है बल्कि आने वाले वीडियो को और भी बेहतर बनाने में मदद करती है। और हाँ, अगर आप ऐसे ही प्रेरक किस्से, इतिहास के अनसुने पन्ने और जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण सीखें नियमित रूप से पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके अपना समर्थन दें, क्योंकि आपका एक छोटा सा क्लिक हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। चलते चलते बस इतना ही, सीखना बंद मत कीजिए, क्योंकि ज्ञान ही वो साथी है जो हर मोड़ पर आपका साथ निभाता है। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, एक नई कहानी, नई प्रेरणा और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।